जी बच्चों, आज हम चैप्टर जो डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस। पहला क्वेश्चन राइज होता है जी, हमें रेजिडेंशियल स्टेटस ये चैप्टर पढ़ना क्यों है, क्या रीज़न है रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ने का। रेजिडेंशियल स्टेटस जो आपका चैप्टर है वो सिर्फ़ और सिर्फ टैक्स पर्पजेस से काम का है, बाकी कोई काम का नहीं है। जो नॉर्मल केस में, नॉर्मल लाइफ में जो आप कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वो सिटीजनशिप है, पर टैक्स पर्पसेस के लिए जो हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वो कौन सा है, रेजिडेंशियल स्टेटस। तो रेजिडेंशियल स्टेटस जो होता है वो तीन टाइप्स का होता है, एक ऑर्डिनरली रेजिडेंट, दूसरा नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, तीसरा एनआरआई। अगर हम जनरल बेसिक मतलब जाने, व्हाट इज़ मेंट बाय ऑर्डिनरली रेजिडेंट। ऑर्डिनरली रेजिडेंट का मतलब है एक वो बंदा जो आम तौर पर इंडिया में ही रहता है। नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, रेजिडेंट तो है, इंडियन तो है, पर आम तौर पर इंडिया में नहीं रहता। तो इसका मतलब कभी इंडिया में रहता है, कभी विदेश में रहता है। और तीसरा एनआरआई, जो नॉर्मली इंडिया में है ही नहीं, जैसे बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप। अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है यूएसए के, जो बाइडन, वो इंडिया में है ही नहीं। तो तीन तरीके के बंदे हैं, एक ऑर्डिनरली रेजिडेंट जो आमतौर पर इंडिया में ही रहता है, दूसरा नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट जो कभी इंडिया में रहता है कभी नहीं रहता, और तीसरा पर्सन कौन है, एनआरआई। एनआरआई मतलब जो इंडिया में है ही नहीं। तो जो बंदा आमतौर पर इंडिया में ही रहता है वो सारी सर्विसेज कहाँ की यूज़ करेगा, इंडिया की। तो टैक्स लायबिलिटी भी कहाँ राइज होगी, सारी इनकम पर वर्ल्ड में कहीं भी कमाए, टैक्स लायबिलिटी नॉर्मली कहाँ राइज होगी, इंडिया में होगी। नॉट ऑर्डिनरली 6 महीने मान लेते हैं इंडिया में, 6 महीने कनाडा में, तो इनकम आधी इनकम इंडिया की, बाकी आधी कनाडा की। तो टैक्स लायबिलिटी भी कहाँ राइज होगी, आधी इंडिया में आधी कनाडा में। बराक ओबामा, जो बाइडन, उनका कान पकड़ के इंडिया ले आए, चलो टैक्स दे के आओ इंडिया में, पॉसिबल है क्या। तो इसका मतलब ऑर्डिनरली रेजिडेंट का टैक्स सबसे ज़्यादा बनेगा इंडिया में, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट का टैक्स थोड़ा कम बनेगा इंडिया में, और एनआरआई की जो टैक्स लायबिलिटी होगी वो लीस्ट होगी। ये बात समझ आ गई। तो ये सब जो डिसाइड होता है ये रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से ही डिसाइड किया जाता है कि पर्सन की टैक्स लायबिलिटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी या सबसे कम होगी। गवर्नमेंट हमें बना देना चाहती है ऑर्डिनरली रेजिडेंट, जिससे कि हमारी टैक्स लायबिलिटी सबसे ज़्यादा हो। हम हमेशा बनना चाहते हैं एनआरआई, जिससे कि टैक्स लायबिलिटी लीस्ट हो, सबसे कम हो। तो इसके बीच की लड़ाई है ये चैप्टर। कहानी समझ आ गई। गवर्नमेंट कुछ कंडीशंस लगाती है और देखती है कि जी किसी तरीके से आपको रेजिडेंट बना दें, राइट। ये जो रेजिडेंशियल चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका मतलब आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर, रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर आपकी टैक्स लायबिलिटी बेस है। रेजिडेंशियल स्टेटस जो है 7 तरीके के पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी, एओपी, बीवाई एंड आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, एजेपी। इन सभी के लिए अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है, सभी के अलग अलग रूल्स होते हैं, ठीक। दूसरा पार्ट, ये रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल के लिए कैलकुलेट किया जाता है। ये रेजिडेंशियल स्टेटस ऐसा हो सकता है, मिस्टर एक्स जो है वो इस साल रेजिडेंट हैं ऑर्डिनरली, अगले साल नॉन रेजिडेंट हो, उससे अगले साल फिर नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल के लिए एनुअली आपको कैलकुलेट करना होता है। बात समझ आ गई, कोई डाउट है। चलिए अब रेजिडेंशियल स्टेटस का हम सबसे पहला केस देखेंगे इंडिविजुअल का। सबसे पहला किसकी बात करेंगे हम, इंडिविजुअल की। 7 तरीके के पर्सन होते हैं, उसमें हम बात करेंगे इंडिविजुअल की। जब हम इंडिविजुअल की बात करेंगे, इंडिविजुअल जो पर्सन है वो या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा, एनआरआई होगा। या तो रेजिडेंट होगा या एनआरआई होगा। अगर वो पर्सन रेजिडेंट प्रूव हो गया तो वो सिर्फ रेजिडेंट नहीं हो सकता, या तो वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट होगा
या फिर नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट होगा। तो इसका मतलब टोटल या तो ऑर्डिनरली रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट या फिर पर्सन जो होगा वो एनआरआई होगा इंडिविजुअल के केस में। ये बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब ये पर्सन रेजिडेंट है या एनआरआई है, ये किसके ऊपर बेस है? ये पर्सन रेजिडेंट है या एनआरआई है, ये किसके ऊपर बेस है? ये बेस है जी बेसिक कंडीशंस के ऊपर। किसके ऊपर? बेसिक कंडीशंस के ऊपर। तो अगर कोई बंदा बेसिक कंडीशन फुलफिल कर देता है तो वो रेजिडेंट बन जाएगा, कोई नहीं करता तो वो एनआरआई होगा। अगर बेसिक कंडीशन फुलफिल कर देता है तो रेजिडेंट होगा। जैसे ही वो रेजिडेंट प्रूव होगा हमारा क्वेश्चन फर्दर सॉल्व होगा यहाँ पर, और हमें आइडेंटिफाई करना है अब कि वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। इसके लिए हम चेक करते हैं एडिशनल कंडीशंस। इसके लिए हम क्या चेक करते हैं जी? एडिशनल कंडीशंस। तो दो पार्ट हैं इसके, एक बेसिक कंडीशंस और दूसरा एडिशनल कंडीशन। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बढ़िया पार्ट क्या है कि वो एनआरआई बन जाए और क्वेश्चन ख़त्म हो जाए। और अगर वो रेजिडेंट बन गया तो क्वेश्चन फर्दर सॉल्व होगा एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई वेदर पर्सन इज ऑर्डिनरली रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। अभी ये पार्ट हम डिस्कस करेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। रेजिडेंट या नॉट रेजिडेंट के लिए हमें क्या चेक करना है? बेसिक कंडीशंस। ऑर्डिनरली है या नॉट ऑर्डिनरली, इसके लिए हमें क्या चेक करना है? एडिशनल कंडीशंस। बात समझ आ गई? अब ये बेसिक कंडीशंस क्या होती हैं और एडिशनल कंडीशंस क्या होती हैं? ये बेसिक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन दोनों ही फिक्स हैं, दोनों ही फिक्स हैं। बेसिक कंडीशन भी फिक्स है और एडिशनल कंडीशन भी फिक्स है कि बेसिक कंडीशन क्या होता है और एडिशनल कंडीशन क्या होता है। देखिएगा बेसिक कंडीशन क्या होता है और एडिशनल कंडीशन क्या होता है। जब हम बात करते हैं बेसिक कंडीशन की, जब हम बात करते हैं बेसिक कंडीशंस की तो दो होती हैं बेटा, एक बेसिक कंडीशन नंबर 1 और दूसरा बेसिक कंडीशन नंबर 2। बंदे को इनमें से कोई एक सेटिस्फाई करनी है और लगा हुआ है बीच में, कोई एक सेटिस्फाई करनी है। एक भी सेटिस्फाई कर देगा तो वो पर्सन कौन बन जाएगा? रेजिडेंट बन जाएगा। कौन बन जाएगा? जिस ईयर की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं याद रखिएगा उसको बोलते हैं रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। उसको क्या बोलते हैं? तो जिस भी ईयर की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। पहली कंडीशन कहती है कि पर्सन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज इंडिया में हो, बस खत्म कहानी। अगर वो पिछले साल 182 दिन इंडिया में है तो वो रेजिडेंट मान लिया जाएगा। फिर हम फर्दर सॉल्व करेंगे, एडिशनल कंडीशंस की तरफ चलेंगे। पर अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो दूसरी कंडीशन भी है। दूसरी बेसिक कंडीशन कहती है पर्सन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 डेज इंडिया में हो, 60 डेज हो, साथ में इससे पिछले 4 सालों में 4 प्रीवियस ईयर्स में 365 डेज इंडिया में इन टोटल रहा हो। क्या ये दिन लगातार होने ज़रूरी हैं कि इस तारीख से इस तारीख? नहीं, जितने भी दिन इंडिया में हैं वो सब मिला करके काउंट कर लेंगे। क्या ऐसा होना चाहिए उसको जम्मू कश्मीर में होना चाहिए या दिल्ली में या पंजाब में? नहीं, पूरे इंडिया में कहीं भी वो हो सकता है। और उसमें जो नॉटिकल माइल वाला एरिया हमने डिस्कस किया था इंडिया,
जो नॉटिकल माइल वाला हमने एरिया डिस्कस किया था वो भी उसी के अंदर है, तो वहाँ पर भी है, तो वो बंदा इंडिया में माना जाएगा। तो पहली बेसिक कंडीशन क्या है जी, पिछले साल में कितने दिन, 182 डेज। ये जो 182 डेज हैं जिसको मैं बेसिक कंडीशन नंबर 1 कह रहा हूँ, ये फिक्स है। मतलब अगर आप क्वेश्चन में ये लिख देंगे कि पर्सन ने बेसिक कंडीशन नंबर 1 फुलफिल की है, तो क्वेश्चन पेपर सेटर चेकर अपने आप समझ आएगा कि ये वाली कंडीशन है। बात समझ आ गई? तो 1 फुलफिल कर दी तो क्वेश्चन फर्दर सॉल्व होगा। 1 फेल हो गई तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, बेसिक कंडीशन नंबर 2 पर। 2 चेक करेंगे, बेसिक कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है, जिस ईयर की आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उस ईयर में 60 डेज इंडिया में होना चाहिए और उससे पिछले लगातार 4 सालों में पर्सन 365 डेज इंडिया में होना चाहिए। बात समझ आ गई? बेसिक कंडीशंस क्या हैं? तो बेसिक कंडीशन 2 में 2 कंडीशन है एक तरीके से, राइट? क्लियर है जी? यस और नो? यस जसक्वीन, कोई डाउट है बेटा? राइट। अब एडिशनल कंडीशंस की तरफ चलते हैं। नाउ लेट्स मूव टू एडिशनल कंडीशंस। एडिशनल कंडीशंस, ये जो एडिशनल कंडीशंस हैं ये 2 हैं और यहाँ पर लगा है एंड। इसका मतलब कितनी सेटिस्फाई करनी है, कितनी सेटिस्फाई करनी है जी? दोनों ही सेटिस्फाई करनी कंपल्सरी हैं। एडिशनल कंडीशन नंबर 1 एंड एडिशनल कंडीशन नंबर 2। जब 1 और 2 दोनों सेटिस्फाई कर देगा तो पर्सन बन जाएगा ऑर्डिनरली रेजिडेंट। कौन बन जाएगा? किसी एक में भी फेल हो गया तो पर्सन कौन हो गया? तो मान लीजिए 1 पास हो गई 2 फेल हो गई तो पर्सन कौन है? 1 फेल हो गई 2 पास हो गई तो कौन है? दोनों ही फेल हो गई तो नॉट ऑर्डिनरी। तो इसका मतलब ऑर्डिनरली होने के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट है, वो क्या है? दोनों पास होनी चाहिए। बात समझ आ गई? और ये पहली एडिशनल कंडीशन कहती है 10 प्रीवियस ईयर्स में से किन्हीं 2 साल जो है पर्सन को रेजिडेंट प्रूव करना है। 10 में से पिछले 10 सालों में से रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को कंसीडर नहीं करना है। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को कंसीडर नहीं करना है। और रूल कहता है एडिशनल कंडीशंस का पहले जो पिछले 10 प्रीवियस ईयर हैं उनमें से किन्हीं 2 साल क्या होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए। रेजिडेंट कैसे प्रूव करते हैं? वही बेसिक कंडीशन से। ठीक है, कोई डाउट है? और एडिशनल कंडीशन 2 कहती है पर्सन 7 ईयर्स में, कौन से? पिछले वाले प्रीवियस ईयर्स में 730 डेज इंडिया में होना चाहिए। 730 डेज इन इंडिया, ये कहता है बेस एडिशनल कंडीशन नंबर 2। क्या ये 2 लगातार साल होने चाहिए? नहीं, कोई भी 2 साल हो सकता है। एक पिछला ही साल हो और एक 6 साल के से पहले हो। 10 में से कोई भी 2 साल वो पर्सन रेजिडेंट होना चाहिए। एडिशनल कंडीशन 2 क्या कहती है? 7 सालों में, पिछले 7 सालों में, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ देंगे, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ दीजिए। तो एडिशनल कंडीशंस दोनों में ही हम रेलेवेंट प्रीवियस ईयर की बात नहीं करेंगे। तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर छोड़ दीजिए, इसमें 10 में से पिछले 2 साल, उसमें 7 में से 730 डेज इंडिया में होना चाहिए। बस ये दोनों फुलफिल कर देता तो ऑर्डिनरली रेजिडेंट पर्सन हो गया। और ऑर्डिनरली रेजिडेंट होते ही उसकी जितनी भी इनकम है वो नॉर्मली सभी इंडिया में टैक्स हो जाएंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई डाउट है किसी को तो बताइए। हाँ जी।
बिल्कुल, जिस ईयर की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसको रेलेवेंट प्रीवियस ईयर बोलना है। जिस ईयर की हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं उसको आप रेलेवेंट प्रीवियस ईयर बोलेंगे जी। तो हम कैलकुलेशन जिस ईयर की कर रहे हैं उसको कंसीडर नहीं करना, उससे पिछले 10 सालों में से 2 साल। जिस ईयर की कैलकुलेशन कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, उससे पिछले 7 सालों में 730 दिन इंडिया में होना चाहिए। क्लियर है जसक्वीन? राइट, हाँ जी, क्या करें आप बच्चे? बेसिक कंडीशन फुलफिल हो जाती है कोई एक भी तो पर्सन रेजिडेंट प्रूव हो जाता है। अब कोई इंडिविजुअल सिर्फ रेजिडेंट हो ही नहीं सकता, या तो वो ऑर्डिनरली होगा या नॉट ऑर्डिनरली होगा, उसके लिए हम एडिशनल कंडीशंस चेक करते हैं। क्लियर है? एडिशनल कंडीशंस बताती हैं कि पर्सन ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली है। अगर दोनों फुलफिल हो जाएंगी तो ऑर्डिनरली है, कोई एक भी रह जाएगी या दोनों रह जाएंगी तो पर्सन नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट प्रूव हो जाएगा। ठीक है जी, कोई डाउट आ रहा है? अच्छा, हमें जो क्वेश्चन आएगा पेपर में, हमें जो बेटा क्वेश्चन आएगा पेपर में वो किस ईयर के लिए आएगा? प्रीवियस ईयर क्या होगा उसका? हाँ जी, बिल्कुल 2021-22 होगा। तो इसका मतलब हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया? 2021-22। बात समझ आ गई? कोई डाउट है? इसको अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चन लिख लेते हैं तो कहानी समझ आ जाएगी। लिखिएगा क्वेश्चन, कैलकुलेट रेजिडेंशियल स्टेटस, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं हम, RS लिख लेंगे इसको। ठीक है, ठीक है जी। कैलकुलेट रेजिडेंशियल स्टेटस of Mr. X for assessment year 2022-23 if Mr. X left India for the first time on 7th June 2021 and comes back on, और वापस आ गए हैं ये on 11th January 22। ये क्वेश्चन है जी। तो क्वेश्चन क्या कहता है? कैलकुलेट रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स for assessment year 22-23 if Mr. X left India for the first time on 7th June 2021 and comes back on 11th January 2022। ठीक है जी, सॉल्व कर लें इसको क्वेश्चन को। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज इन इंडिया, इंडिया में कितने दिन बिताए भाई, कब? इन प्रीवियस ईयर 2021-22, इस साल में कितने दिन बिताए हैं, ये क्वेश्चन है। अप्रैल में क्या ये इंडिया में था बंदा?
हाँ या ना? यस और नो? यस। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? हाँ जी, अप्रैल में कितने दिन होते हैं बेटा? 30। मई में कितने दिन? 31। अप्रैल में जून में कितने दिन? बेटा याद रखिएगा, जिस दिन इंडिया से गया है और जिस दिन इंडिया में आया है, दोनों ही दिन इंडिया में काउंट करने हैं। जिस दिन इंडिया से गया, जिस दिन इंडिया में आया, दोनों ही दिन आप इंडिया में काउंट करेंगे। तो ये गया कब है? 7 तारीख को, तो 7 दिन। यस और नो? राइट। जुलाई टू दिसंबर बताइए कितने दिन इंडिया में? 0। जनवरी में कितने दिन है इंडिया में? जनवरी में कितने दिन इंडिया में बेटा? जनवरी में 20। बेटा जनवरी में दिन होते हैं 31। 11 तारीख को आ गया, जिस दिन आया वो इंडिया में, तो कितने दिन नहीं था? 10 दिन नहीं था। ये माइनस कर दूं तो 21 डेज आ गया। हाँ या ना? तो इसका मतलब जनवरी में कितने दिन इंडिया में? 21। फैब में कितने दिन इंडिया में? ये जो फैब है कौन से ईयर की है? 2022। यस और नो? क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है एग्जैक्ट? नहीं हो रहा, तो लीप ईयर नहीं है और 28 दिन मान लेना। पर अगर कभी 2020 का निकालना हो फैब, तो 29 डेज ही लिखना, नहीं तो 1 नंबर 2 नंबर कट जाएगा इस बात का। ठीक है? तो इसका मतलब फैब में कितने दिन? 28 डेज। और मार्च में भी इंडिया में ही था पर्सन, 31 डेज। टोटल कितना आ गया बेटा? 148 डेज इंडिया में है जी ये बंदा। 148 डेज पर्सन इंडिया में है। कोई डाउट है यहाँ तक? अब ये मुझे पता है 148 डेज है। अब इसको सॉल्व कैसे करूं? हर क्वेश्चन का फॉर्मेट इसमें बाय चांस सेम रहेगा। क्या लिखेंगे आप हेडिंग? कैलकुलेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। Calculation of residential status of Mr. X for the assessment year 2022-23। बेटा यहाँ लिखें आप प्रीवियस ईयर, यहाँ लिखो डेज और यहाँ लिख दो रेजिडेंशियल स्टेटस। किस ईयर की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर 2021-22 की। हाँ या ना? 21-22 की जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, अब आप नोट मत करिए, पहले यहाँ देख लीजिए, अब बिल्कुल नोट मत करना। 2021-22 में कितने दिन बंदा इंडिया में है? 148 अभी हमने कैलकुलेट किया। यस और नो? बताइए यहाँ पर पहला जिस ईयर की कैलकुलेशन कर रहे हैं उसको बोलते हैं रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। उसको क्या बोलते हैं? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। इस ईयर का हमें कैलकुलेशन करना है। इसमें पहला बेसिक कंडीशन कि बंदा 182 डेज इंडिया में होना चाहिए, पास या फेल? फेल। दूसरी बेसिक अब हम चेक करेंगे क्योंकि और लगा है वहाँ पर, और कहता है इस साल में 60 दिन। हाँ या ना? प्लस उससे पिछले 4 सालों में 365 दिन, 365। तो भाई पहले 4 साल का डेटा लिखिए। 2020, 21, 2019, 20, 2018, 19 एंड लास्ट 2017, 18। क्या ये इससे पहले इंडिया में था क्या बंदा? यस, ये तो पहली बार गया है। 20-21 में कितने दिन इंडिया में था? 365। 19-20 में 366। ये लाइन हर पार्ट के साथ डाल दीजिएगा
18-19 में 365 एंड 17-18 में भी 365। जब मैं इन 4 सालों का टोटल करूंगा, क्या ये 365 या उससे ज़्यादा है? बट ऑब्वियस है, यस और नो। तो इसका मतलब दूसरी बेसिक कंडीशन फुलफिल हो गई। इसका मतलब दूसरी बेसिक कंडीशन फुलफिल हो गई है। जब दूसरी बेसिक कंडीशन फुलफिल हो गई तो ये पर्सन कौन हो गया? रेजिडेंट हो गया। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। अब हमें कैलकुलेट करना है कि पर्सन ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली, और उसके लिए हमारे पास होती हैं एडिशनल कंडीशन। जब हम एडिशनल कंडीशंस की बात जब हम करते हैं, जब हम एडिशनल कंडीशन की बात करते हैं, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को इग्नोर करना है। उससे पिछले 10 सालों में से किन्हीं 2 साल पर्सन रेजिडेंट होना चाहिए। जब हम उसकी बात करते हैं तो पहले इसको ले लेते हैं। पहली बेसिक कंडीशन ये साल पूरी करता है क्या? 2020-21 में क्या पहली बेसिक कंडीशन 182 डेज वाली पास या फेल? जब पास हो गई पहली बेसिक ही तो ये रेजिडेंट हो गए, यस और नो। सिमिलरली यहाँ भी रेजिडेंट हो गए, यस और नो। तो इसका मतलब तो ये हुआ जो हमारी एडिशनल कंडीशन है उसकी पहली कंडीशन पास हो गई। 10 में से 2 होने चाहिए, ये तो शुरू के ही 2 हो गए, कोई डाउट तो नहीं है। दूसरी एडिशनल कंडीशन कहती है इस ईयर को अगेन 21-22 को छोड़ दीजिए, उससे पिछले 7 सालों में 730 डेज इंडिया में होना चाहिए। भाई ये तो मैं 2 दिन ही लगाऊंगा तो 2 साल ही लगाऊंगा तो 731 बन जाते हैं। जब ये 731 बन गए तो क्या मेरी दूसरी एडिशनल भी पास हो गई? जब ये दूसरी एडिशनल पास हो गई तो ये सिर्फ रेजिडेंट नहीं है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं और क्वेश्चन खत्म हो गया। समझ आई कहानी? कोई डाउट है? अब इसमें एक पार्ट और सुन लेते हैं जरा ध्यान से। हाँ जी, एक पार्ट और सुन लेते हैं। यही सेम क्वेश्चन 5 नंबर में भी आता है, 10 नंबर में भी आता है, यही सेम 15 नंबर में भी आता है। अब 5, 10, 15 को इसको बनाए कैसे? अगर यही क्वेश्चन आपको 5 नंबर में आ जाए तो आप लिख देना क्वेश्चन में, सिंस ही हैज फेल्ड टू सेटिस्फाई द फर्स्ट बेसिक कंडीशन बट पास्ट द सेकंड बेसिक कंडीशन देयरफॉर ही इज रेजिडेंट इन इंडिया। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे, ही हैज सेटिस्फाइड बोथ द एडिशनल कंडीशंस देयरफॉर ही इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया। कहानी खत्म हो गई। यही क्वेश्चन आ जाए 10 नंबर में तो बेसिक कंडीशंस क्या होती हैं वो भी बताना है, एडिशनल क्या होती हैं वो भी बताना है। 15 नंबर में आ जाए तो यही दोबारा बताना है। कहानी समझ आ गई? तो सॉल्यूशन का तरीका सेम है, सिर्फ थियोरी के बेस पे उसको आप एक्सपेंड करेंगे कि जी बेसिक कंडीशन नंबर 1 ये होती है, 2 ये होती है, एडिशनल 1 ये होती है, 2 ये होती है, और इसने ये वाली पास की है, ये वाली फेल की है, ऐसा इसको एक्सपेंड करेंगे आप। अभी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगा आपको। पर हाँ, ये वाली जो अभी हमने किया ये तो हर क्वेश्चन में बनानी ही पड़ेगी रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मली। अब आप इसको नोट कर लीजिए। जसकीन कोई डाउट है बेटा?